Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. यानी जब से civilization का उदय हुआ तब से काफ़ी अटैम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन की ये टेंडेंसी होती है, वो अपने लिए हर चीज़ को ईजी करना चाहता है, तो वो चाहता है कि हम अच्छे से स्टडी कर पाए एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम उनको क्लासीफाई कर दें। तो उसके लिए काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स किए गए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली टू नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज़। पहले कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं किया गया, बस इस आधार पे कि ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ है हमारे लिए, उस आधार पे क्लासीफाई कर दिया गया ऑर्गेनिजम्स को, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे। एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कौन था पहला जिसने एक साइंटिफिक बेस को यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए? दैट वाज एरिस्टोटल। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। उसने simple morphological characters यानी जो हम ऊपर से देख के बता सकते हैं, उसके लिए हमें अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि किसी की आँखें कैसी दिख रही है, तो वो एक मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर हो गया। उसी तरीके से मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not। उसने एनिमल्स को भी दो ग्रुप में बांट दिया, जिसके पास रेड ब्लड था और जिसके पास जिनका ब्लड रेड नहीं था, यानी इंसेक्ट्स का ब्लड रेड नहीं होता। In Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with plant and animalia kingdoms was developed that include all plants and animals respectively। यहाँ पर अब दूसरे साइंटिस्ट का नाम आ रहा है लिनियस, जिसने, याद करो लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जो सिस्टमैटिक्स ये ब्रांच दी जिसने, और इसी ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उसने प्लांट और एनिमेलिया किंगडम को डेवलप किया, जिसमें उसने प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड किया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स है जो ड्रॉबैक्स थे लिनियस की क्लासिफिकेशन के, कि उसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंस नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक जो कि ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि फंजाई है, उनको एक ही में पुट कर दिया, बस इस आधार पे कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है तो उसे प्लांट किंगडम में डाल देंगे, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उन्हें एनिमल्स में डाल देंगे। और इस क्लासिफिकेशन का नतीजा क्या हुआ कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को साथ में डाल दिया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ में घुसेड़ दिया गया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी साथ में घुसेड़ दिया। हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तभी वो क्लासिफिकेशन बेनिफिशियल होगी, कन्वीनियंट होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये फुद्दू सी क्लासिफिकेशन की क्यों गई? क्योंकि ये आसान थी और आसान काम हमें पसंद है, इसलिए हम वो कर देते हैं। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। बट एक बहुत लार्ज नंबर था ऑर्गेनिज्म का जो ना तो प्लांटे में आने लायक था ना एनिमेलिया में, जैसे कि यूग्लिना। अब यूग्लिना में वो फोटोसिंथेसिस करती है तो वो प्लांट्स की कैटेगरी में भी आ सकती है, पर उसमें सेल वॉल नहीं होती तो वो एनिमल्स की कैटेगरी में आ सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिसे हम किसी भी उसमें क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे, ना प्लांट्स में ना एनिमल्स में। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। जो बहुत लंबे समय से दो किंगडम क्लासिफिकेशन हम यूज़ कर रहे थे, वो क्या है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी, वो इनएडिक्वेट थी हमारे लिए। Besides gross morphology, a need was felt for including। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखने के अलावा हमारी ज़रूरत है कि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और लें, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। मतलब हमारी तो क्या साइंटिस्ट ने डिमांड की कि आप ये क्लासिफिकेशन करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड होनी चाहिए, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करो। जैसे कि यहाँ पे देखो 6 दी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स: सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट,
मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इन सब क्राइटेरियाज को भी इंक्लूड करो क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम में टाइम के साथ साथ काफ़ी सारे चेंजेस हुए। दो प्लांट एंड एनिमल्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। भले कितने भी डिफरेंट सिस्टम हुए, कोई किंगडम आया होगा, कोई किंगडम चेंज किया होगा, रिप्लेस किया होगा, नेम किया होगा, पर प्लांट और एनिमल कांस्टेंट रहे। ये दोनों किंगडम हमेशा क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होते ही थे। तो इस पे भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। किस आधार पर कुछ ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में जाना चाहिए, इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग टाइम टू टाइम चेंज होती गई। नंबर, नेचर ऑफ अदर किंगडम्स, मतलब कि किंगडम कब पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, फिर 3 किंगडम आई, फिर 4 किंगडम आई, फिर इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को कभी इस किंगडम में रखा गया, फिर दूसरे किंगडम में उसे ट्रांसफ़र किया गया। तो इधर अलग अलग साइंटिस्ट का सोचने का अलग अलग तरीका था, उस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन होती गई।